हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं रामराज भंडारी आप लोगों के सामने एक बार से फिर से आप लोगों का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल लक्ष्य 360 डिग्री पे। हम लोगों की जो है एनसीईआरटी की सीरीज शुरू हो चुकी है, जिसमें क्लास 6 से हमने भूगोल की एनसीईआरटी शुरू कर रखी है। इससे पहले जो इतिहास एनसीईआरटी 6 से 8 तक वो कंप्लीट हो गई है। 9-10 की भूगोल की एनसीईआरटी भी लगभग कंप्लीट है। यहाँ से हमने 6 से शुरू कर रखा है और 6 से आज जो है हमारा इस एनसीईआरटी का लास्ट टॉपिक है। इसमें सिर्फ 6 टॉपिक है। इससे पुराने जो न्यू एनसीईआरटी इसमें 6 टॉपिक है। जो पुरानी एनसीईआरटी थी उनमें 8 टॉपिक थे। 2 टॉपिक इससे जो है हटा दिए गए हैं। उनको हटाने का कारण ये था कि वो टॉपिक जो है आगे की क्लासों में भी है, तो इससे जो है एक ही टॉपिक को बार बार ना पढ़ना पड़े। 9-10 की क्लासों में वो टॉपिक है, इसलिए वो जो है एक क्लास से उसको हटा दिया गया। आज का टॉपिक हमारा है हमारा देश भारत। लास्ट लेक्चर है 6। इसमें हमने जो ये सीरीज चल रही है 6 से 12 तक की एनसीईआरटी की संपूर्ण जानकारी हम जो प्राप्त करेंगे, वो प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए जो अति महत्वपूर्ण सारांश रूपी उपयोगी विषय वस्तु के रूप में इसे प्राप्त करेंगे। इसमें जो सिलेबस रहेगा इतिहास, भूगोल, राजनीति विज्ञान, अर्थशास्त्र, ये सभी प्रकार की परीक्षाओं के लिए उपयोगी रहेगा। चाहे आप जो है स्टेट लेवल की परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हो, चाहे आप जो है सेंटर की जो है परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हो, हर प्रकार की परीक्षाओं में जहां पर इतिहास, भूगोल, राजनीति विज्ञान, अर्थशास्त्र के प्रश्न बनते हैं, वहां सभी के लिए एनसीईआरटी जो है सभी परीक्षाओं के लिए वैसे भी महत्वपूर्ण रहती है। तो आप लोग जो है इसको खुद भी देखिए और अपने जो आपके दोस्त है जो तैयारी कर रहे हैं उनको भी शेयर कीजिए। हम एक सीक्वेंस से इसको देख रहे हैं और इसमें एक कोशिश की जा रही है कि जो क्लास 6 की एनसीईआरटी है, क्लास 6 को बेस रखते हुए लेकिन कुछ परीक्षाओं की दृष्टि से और क्या बन सकते हैं, क्या अतिरिक्त फैक्ट हो सकते हैं, उस पर भी फोकस कर रहे हैं। यहां पर भारत का मानचित्र लगा हुआ है और भारत को जब हम देखते हैं तो बहुत बार जो है ये भी रहते हैं कि इसका क्षेत्रफल कितना है, तो 3287,263 एक नंबर की रो में हमें याद करना है। 3287,263 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर भी आता है। तो ये जो है 3287,263 हमें 32,87,263 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है। तो इसको आप जो है बार बार जो है लिखे 32,87,263। पहले भी जो है 3 है और लास्ट में भी 3 है। इसके बाद जो है हम इसमें देखते हैं कि इसका जो विस्तार है वो कहां पर है। तो यदि हम इसके अक्षांश देशांतर विस्तार देखेंगे, अक्षांश देशांतर विस्तार हमने जो है पहले की वीडियो में भी देखी हुई है, लेकिन फिर भी वो देख लेते हैं। तो अक्षांश विस्तार इसका कहां से कहां है, तो यदि हम ग्लोब के हिसाब से देखेंगे तो ग्लोब में जब हम भारत को देखते हैं तो 0 डिग्री विषुवत रेखा, यहां से जो है 23.5 डिग्री उत्तरी जो रेखा है कर्क रेखा, 23.5 डिग्री दक्षिण जो है वो मकर रेखा। अब यहाँ पे यदि हम देखें तो भारत जो है यहाँ से 0 जो डिग्री विषुवत रेखा है, जिन्हें हम जो है अक्षांश रेखा कहते हैं। तो अक्षांश विस्तार इसका कहाँ पे है, तो भारत इस 0 डिग्री से उत्तर की तरफ है। यानी इसको गोलार्ध में यदि बांट देंगे, 2 गोले के आधा हो जाएगा, तो 2 गोलार्ध में बढ़ जाएगा, उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध। इस 0 डिग्री से नीचे वाला कहलाएगा दक्षिणी गोलार्ध और ऊपर वाला कहलाएगा उत्तरी गोलार्ध, 2 हिस्से। अब भारत जो है इस 0 डिग्री से उत्तर की तरफ है, तो भारत जो है उत्तरी गोलार्ध में है, पूर्ण रूप से उत्तरी गोलार्ध में है। और यदि हम जो है इसका
देशांतर विस्तार देखेंगे, देशांतर जो रेखाएं हैं, जो 0 डिग्री यमोत्तर रेखा है, यहां से भारत किस तरफ है, तो भारत है यहां से पूरब की तरफ, तो ये हो जाएगा देशांतर विस्तार इसका पूर्व गोलार्ध में है और अक्षांश विस्तार इसका उत्तरी गोलार्ध में। तो हम टोटल कह सकते हैं कि भारत उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में है। भारत का जो स्थिति है, भारत लोकेशन है उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में अवस्थित है। इसके बाद जो है इतना हो गया। अब यहां पर यदि इसकी डिस्टेंस की बात की जाए तो सबसे जो उत्तरी बिंदु है लद्दाख में, यहां से, अब पहले हम जम्मू कश्मीर पढ़ते थे, कश्मीर से कन्याकुमारी, कश्मीर से कन्याकुमारी, लेकिन अब लद्दाख से कन्याकुमारी हो जाएगा। तो लद्दाख से कन्याकुमारी तमिलनाडु में, लद्दाख से कन्याकुमारी, तो लद्दाख से कन्याकुमारी तक इसकी जो है जो दूरी है वो है 3200 किलोमीटर, 3200 किलोमीटर। और 3214 जो है एक को निकाल के 3214 भी आप लिख सकते। तो यहां से यदि हम पूरब से पश्चिम तक देखेंगे कि कहां तक जो है इसका विस्तार है, और कई बार जो है पश्चिम से पूरब है, पूरब से पश्चिम, कई बार आता है कि सबसे पश्चिमी बिंदु राज्य गुजरात में और सबसे पूर्वी बिंदु असम, असम नहीं अरुणाचल में है। तो असम जो है गलत हो जाएगा, अरुणाचल में। तो यहां से ये देखेंगे तो 2900 किलोमीटर इसका विस्तार है। तो इसका यदि हम देखेंगे तो ज्यादा जो है पूर्वी पश्चिमी है या उत्तर से दक्षिण है। तो यहां पर जो है 3200 किलोमीटर उत्तर से दक्षिण का इसका विस्तार है, इसकी जो है लंबाई है। अब यहां पे भारत को देखेंगे तो वैसे हम इसके बारे में अध्ययन करेंगे, सामान्य से थोड़ा सी जानकारी ले रहे हैं। इसका यदि देशांतर और अक्षांश विस्तार देखा जाए तो देशांतर अक्षांश विस्तार कहां से कहां तक क्या है इसका, तो यहां पर सबसे जो उत्तरी बिंदु है लद्दाख में और सबसे दक्षिणी बिंदु कन्याकुमारी में, और दक्षिणी बिंदु दक्षिणतम बिंदु ये अलग अलग होंगे। तो जो मीन आइलैंड है उसका हम देखेंगे तो मीन आइलैंड का यहाँ पर जो है दक्षिणी जो बिंदु है ये है कन्याकुमारी में केप कमोरियन। केप कमोरियन कन्याकुमारी में, केप का मतलब होता है कि भूमि का वह नुकीला भाग जो पानी की तरफ निकला हुआ हो। तो भूमि का वह नुकीला भाग जो पानी की तरफ जो है समुद्र की तरफ निकला हो उसे केप कमोरियन कहते हैं, केप कहते हैं उसे केप कहते हैं। तो ये जो है केप कमोरियन, इसका जो विस्तार है वो है 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ, यानी उत्तर में, उत्तरी गोलार्ध में, यहाँ पे भी नॉर्थ होगा, दोनों नॉर्थ होगा। कभी कभी जो है दक्षिण से उत्तर पूछ लिया जाएगा, लेकिन ये दक्षिण में नहीं, दो जब भारत हमारा जो है पूर्ण रूप से उत्तरी गोलार्ध में है तो यहाँ पर जो है नॉर्थ आएगा, यहाँ पर उत्तरी गोलार्ध ही आएगा। तो 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी गोलार्ध से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी गोलार्ध, ये इसका हो जाएगा अक्षांश विस्तार, नॉर्थ हो जाएगा। इसके बाद जो है यदि हम देशांतर विस्तार देखेंगे तो देशांतर विस्तार इसका हो जाएगा इसका देशांतर विस्तार में सॉरी 37 नहीं है, 37 ऊपर था, 68। तो 68 डिग्री 7 मिनट से इसका देशांतर विस्तार हो जाएगा
68 डिग्री 7 मिनट से, और हो जाएगा ईस्ट में, क्योंकि पूर्ण रूप से पूर्वी गोलार्ध में है। तो 68 डिग्री 7 मिनट से ईस्ट से, और यहाँ पे हो जाएगा 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट तक, पूर्व तक। ये इसका जो है अक्षांश और देशांतर विस्तार होगा। अब यदि हम देखेंगे कि इसका जो, अच्छा ये मुख्य भूमि की हमने बात की है। अब इसके जो आइलैंड है, यदि यहां पर देखेंगे तो आइलैंड जो है, जो हमारा सबसे दक्षिणतम बिंदु हो जाएगा, ये हो जाएगा अंडमान निकोबार द्वीप समूह में। यहां पर अंडमान निकोबार द्वीप समूह में 6 डिग्री 4 मिनट से, 6 डिग्री 4 मिनट से शुरू होगा। तो ये 6 डिग्री 4 मिनट जो सबसे दक्षिणतम बिंदु था, जिसका नाम था इंदिरा पॉइंट। तो इंदिरा से इंदिरा तक, तो इंदिरा से इंदिरा तक भारत का विस्तार है, उत्तर से दक्षिण तक। तो इंदिरा से इंदिरा, तो यहीं पर जो इंदिरा पॉइंट था, ये सुनामी के कारण अब जो है डूब चुका है, जिसे पिग्मेलियन पॉइंट भी कहते हैं। तो ये जो है समुद्री जो तूफान आया था उसके कारण जो है ये 2004 में ये डूब चुका है। अब ये समुद्र में विलीन हो चुका है, लेकिन यहां से यहां तक है इसका। तो इसको जो है इंदिरा से इंदिरा तक, इंदिरा से इंदिरा तक। अब एक है इंदिरा पॉइंट, और दूसरा है इंदिरा कॉल। अब इंदिरा कॉल, इंदिरा पॉइंट में सबसे दक्षिणतम बिंदु जो है कौन सा है? इंदिरा पॉइंट है, इंदिरा कॉल है, कुछ और दे दिया जाए तो पॉइंट और कॉल में कैसे हम जो है परीक्षा में गड़बड़ी न हो जाए, तो पॉइंट हम जो है जब भी कोई सर्वे करते हैं तो पॉइंट जो है कहीं पर एक पॉइंट लगा देते हैं। अब सर्वे कर रहे हैं, कहीं पे पॉइंट लगा रहे, तो पॉइंट तो जो है कहीं ऊंचे स्थान पे हो सकता है, और जो है कैसे जो है निचले स्थान पे हो सकता है जहां से हम सर्वे। ठीक है, इसको जो है एक समझने के लिए है। लेकिन कॉल करते हम तो कहीं जो है निचले स्थान पे है, जहां पर जो है नेटवर्क नहीं आ रहे हैं, जहां पर जो है फिर कैसे कॉल करेंगे? तो कॉल करने के लिए हमेशा क्या करते हैं कि थोड़ा सा ऊंचाई वाले स्थान पे जाते हैं जहां नेटवर्क आ जाए। तो इंदिरा कॉल ऊपर है, जम्मू कश्मीर जो है आप लोग अपने दिमाग से हटा दीजिए, अब जो है लद्दाख है, और इंदिरा कॉल ऊपर है, पॉइंट अपने आप नीचे हो जाएगा। तो इसको जो है आप लोग जो है ध्यान रखें। इसके बाद जो है भारत की अब स्थिति देखेंगे। तो भारत की अब स्थिति हमने देख ली है। भारत 3 तरफ से जल से घिरा हुआ है, 3 तरफ से जल से घिरा हुआ है, और 1 तरफ से भूमि से है। तो 3 तरफ से जल से घिरा हुआ जो है भारत को, इस वाले भारत को जो है, जो 3 तरफ से भूमि से जल से घिरा हुई आकृति होती है, भूभाग होता है, उसे प्रायद्वीप कहते हैं। 3 तरफ से जल से घिरे हुई आकृति को प्रायद्वीप कहते हैं, पिछले वो लेक्चर में मैंने बताया था। और कोई पानी का ऐसा भाग है, कोई जल राशि है जो 3 तरफ से भूमि से घिरी हुई हो, जैसे यहां पर जो है बंगाल की खाड़ी है, 3 तरफ से भूमि से घेर रखी है। बंगाल की खाड़ी है, 3 तरफ से भूमि से घेर रखी है, तो इसे खाड़ी कहते हैं। कोई भी पानी की जो है बड़ी जल राशि 3 तरफ से जो है भूमि से गिरी हुई, इसे खाड़ी कहते हैं। अब इसके जो है बंगाल खाड़ी, इसमें जो है इसके पूर्व की तरफ है, पश्चिम की तरफ जो है इसमें हम देखें तो अरब सागर है, इधर दक्षिण की तरफ देखेंगे तो हिंद महासागर है। यहाँ पर यदि भारत के पड़ोसी देशों की बात करें तो भारत के पड़ोसी देश कितने हैं? तो भारत के पड़ोसी देश, एक पाकिस्तान है, दूसरा अफगानिस्तान है, तीसरा यहाँ पर जो है नेपाल है, चौथा जो है यहाँ पर चाइना है, पांचवा यहाँ पर भूटान है, छठा यहाँ पर म्यांमार है, सातवां यहाँ पर बांग्लादेश है। तो 7 जो है पड़ोसी देश हमारे ऐसे हैं जिनकी
सीमाएं हमारे जो है स्थलीय सीमा से लगती है। 7 पड़ोसी देश हमारे ऐसे जिनकी सीमाएं स्थलीय सीमा से लगती है, जिनसे हम जो है लैंड बाउंड्री शेयर करते हैं। उसके बाद जो है 2 हमारे पड़ोसी देश है जो जिनकी सीमा समुद्री सीमा से लगती है। एक है मालदीव और एक है श्रीलंका, 2। तो मालदीव और श्रीलंका हमारे जो है जिनकी सीमाएं भारत से लगती है, लेकिन इनकी समुद्री सीमाएं लगती है। और समुद्री सीमाएं जैसे मालदीव काफी दूर है, लेकिन जब हम देखते हैं कि भारत की जो है समुद्र में कहां तक उसका विस्तार होगा, तो 200 समुद्री जो मील है वहां तक होगा। तो वहां तक जो है किसी भी देश का वहां पर जो है आर्थिक गतिविधियां इत्यादि कर सकता है, वहां तक उसका अधिकार होगा। तो 200 इसलिए जो है हमारे पड़ोसी देश हो जाते हैं, समुद्री पड़ोसी देश हो जाते हैं। इनकी सीमाएं जो है देश से लगती है, समुद्री सीमाएं लगती है। तो भारत और श्रीलंका की, तो कुल मिलाकर के दोनों यदि हम देखें कि समुद्री और स्थलीय सीमा तो 9 हो जाएंगे, स्थलीय सीमा के हिसाब से 7 हो जाएंगे, समुद्री सीमा के हिसाब से हो जाएंगे यहाँ पे 2। अब यहाँ पर जो है और देखें, वैसे तो जो है काफी कुछ इसमें बताया जा सकता है, लेकिन हम कक्षा 6 की एनसीईआरटी को पढ़ रहे हैं, उसको जो है ध्यान में रखते हुए इसको पढ़ेंगे। अच्छा, थोड़ा सा जो है कभी प्रश्न इस प्रकार से बन सकता है कि कौन कौन से जो है राज्य जिनकी सीमाएं जो है जिनकी सीमाएं समुद्र से लगती है, या सबसे लंबी तट किसकी है, किस राज्य की जो है सबसे लंबी तट रेखा है, तो गुजरात की। और सबसे कम किसकी, तो गोवा की। गोवा अपने आप में छोटा राज्य है, तो इसलिए गोवा की सबसे कम है। किस जो है देश से हमारी जो है सीमा सबसे ज्यादा लगती है, तो बांग्लादेश से सबसे ज्यादा लगती है। और बांग्लादेश जो है कौन सा जो है देश ऐसा है जो भारत से 3 तरफ से घिरा हुआ है भूमि से, तो ये जो है बांग्लादेश से है। 4096 किलोमीटर जो है हमारी सीमा बांग्लादेश से। किस देश से सबसे कम लगती है, तो अफगानिस्तान से 106 किलोमीटर सबसे कम अफगानिस्तान से। पाकिस्तान की सीमा सबसे ज्यादा किससे लगती है, तो पाकिस्तान की सीमा सबसे ज्यादा लगती है राजस्थान से। और सबसे कम किस से लगती है, तो कभी भी जो है ये मत सोचें जम्मू कश्मीर से अब सबसे कम लगती है, क्योंकि अब जो है लद्दाख वाले क्षेत्र से ज्यादा लगती है। इस प्रकार जो है यहाँ पर ये 2 द्वीप। अब भारत की, हमारा देश भारत का जो है हम यदि जब इसका अध्ययन करेंगे, तो यहाँ पर जो है अच्छा यहाँ पर मन्नार की खाड़ी है। तो खाड़ी मैंने कहा कि 3 तरफ से जो भूमि जल का हिस्सा, वहां जल का हिस्सा जो 3 तरफ से जो है भूमि से गिरा हो, तो यहाँ पर जो है मन्नार की खाड़ी है। यहाँ पर पाक जल संधि है, ये पाक जल डमरू मध्य है। तो पाक जल डमरू मध्य, डमरू मध्य का मैंने कहा कि डमरू जैसी आकृति बन जाती है, तो डमरू जैसी आकृति बन जा रही है यहाँ पर। इसको हम ऐसे देखेंगे क्यों, तो ये डमरू जैसी आकृति बन रही है। तो ये अच्छा, जल संधि क्या होती है, 2 जो है भूखंडों को अलग कर रही है। ये 2 सबसे 2 भूखंड बाद की बात है, लेकिन 2 जो है जल राशियों को, 2 जल राशियों को, बड़ी जल राशियों को जोड़ने वाला वह जो है संक्रम मार्ग, जिससे जो है जल क्या हो रहा है आपस में जुड़ रहा है, वो हो जाएगी जल संधि। चैनल क्या होते हैं, तो चैनल भी जो है यही काम करते हैं, लेकिन चैनल और जो है जल संधि में थोड़ा बहुत अंतर है। तो भारत के बारे में देखते हैं, पढ़ते हैं क्या है भारत के बारे में। इससे संबंधित जो ये टॉपिक है, ये क्लास 9th में आएगा, हम उसमें बहुत ज्यादा विस्तृत से उसे पढ़ेंगे। क्लास 11th में आएगा, वहां पर और विस्तृत से पढ़ेंगे। हम कक्षा 6 की एनसीईआरटी को पढ़ रहे हैं, लेकिन परीक्षा की दृष्टि से जो महत्वपूर्ण होने वाले हैं उन बिंदु पे हम जरूर फोकस करेंगे। तो भारत का उत्तरी भाग, अब भारत का कहा जा रहा है कि भारत का जो उत्तरी भाग है
उत्तरी भाग में क्या देखा हमने कि हिमालय है, हिमालय के ऊंचे ऊंचे शिखर से घिरा हुआ है। पश्चिम में अरब सागर है, पूर्व में बंगाल की खाड़ी है, दक्षिण में हिंद महासागर भारतीय प्रायद्वीप के तटों पर लहराते हैं। तो ये हमने जो है देख लिया है। उत्तर में हिमालय है। अब यहाँ पर जो है देखते हैं कि भारत का क्षेत्रफल 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर, इतना जो है आप लोग ध्यान रखें, 32,263 किलोमीटर। तो उत्तर में लद्दाख से लेकर के दक्षिण में कन्याकुमारी, ध्यान रखना आप लोग, लद्दाख से कन्याकुमारी तक इसका विस्तार लगभग 3200 किमी है तथा पूर्व से पूर्व में तो 32 जो है लगभग 3200, आपको ये ध्यान रखना है कि जो है किसका जो है ज्यादा विस्तार है, तो जो है इसका उत्तर से दक्षिण 32 14 और 29 33 ये आ जाएगा, लेकिन यहाँ पे लगभग में दिया गया क्लास 6 की एनसीईआरटी है। तो पूर्व में अरुणाचल प्रदेश से, अब ध्यान रखना आप लोग, अरुणाचल प्रदेश, असम जो है जैसे मैंने कहा कि असम नहीं है, से लेकर पश्चिम में कच्छ तक इसका विस्तार लगभग इतना किलोमीटर है। अब जो है यदि इसने कहा है, यहाँ पर कहा जा रहा है कि अरुणाचल से लेकर के, तो अरुणाचल में सबसे पूर्वी स्थान कौन सा है, और जो गुजरात में कच्छ में है वो सबसे पश्चिमी स्थान कौन सा है। तो गुजरात में यदि हम पश्चिम में देखें तो गुहार मोती सबसे पश्चिम में है, और पूरब में यदि देखें तो अरुणाचल में तो कीबिथु सबसे पूरब में है। तो कीबिथु से लेकर के गुहार मोती तक, और कहां से लेकर के, इंदिरा पॉइंट से लेकर के इंदिरा कॉल तक इसका विस्तार की बात की जा रही है। ऊंचे ऊंचे पर्वत, भारतीय महा मरुस्थल, उत्तरी मैदान, असमान पठारी सतह, तटीय भाग और द्वीप समूह स्तर रूपों की विविधता को दर्शाते। अब यहाँ पे है कि विविधता हमारे पास जो है सांस्कृतिक विविधता है, हमारे पास जो है राजनीतिक तो आर्थिक रूप से भी यहाँ पे जो है विविधता, लेकिन यहाँ पर कहा जा रहा है कि हमारे पास जो है उनके अलावा किस चीज की भी विविधता है। हमारे पास जो है भू जो आकृतियां हैं, जो हमारे पास भूमि की जो है फिजिकल आकृतियां हैं, भौतिक स्वरूप है, उसमें भी विविधता है हमारे पास। कहीं पे जो है ऊंचे ऊंचे पर्वत है, कहीं पे मैदान है, कहीं पे जो है क्या है, तटीय मैदान है, कहीं पे मरुस्थल है, कहीं पे पठार है। तो इस प्रकार की हमारे पास ये विविधता है। यह जलवायु, वनस्पति, वन्य जीवों के साथ साथ भाषा और संस्कृति में भी बहुत विविधता है। तो हमारे पास जैसे हमारे पास संस्कृति में विविधता, हमारे पास भाषा में विविधता, हमारे पास जलवायु में विविधता है, हमारे पास वनस्पति में विविधता, जीव जंतु विविधता। तो बायोडाइवर्सिटी भारत में जो है हर जगह मिलती है। वर्ष 2011 से अब तक भारत की आबादी 120 करोड़ से अधिक हो चुकी है। 2011 से अब तक कहा जा रहा है कि 100, अब अंतिम आंकड़े जो है 2021 के जनगणना के आने बाकी है। तो तब तक जो है ये एनसीईआरटी में तो कहा जा रहा है कि यहाँ चीन के बाद विश्व का दूसरा सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश है। तो ये 24-25 से एनसीईआरटी है, लेकिन एनसीईआरटी वालों को शायद से लिखने वाले या उनको एकदम से वो क्लियर नहीं है या उन्हें पता है, लेकिन फिर वो जो है उन्होंने ये नहीं लिखा कि भारत ने चीन को जो है पीछे कर दिया है जनसंख्या में। मतलब अब जो है भारत दूसरे नंबर पे नहीं बल्कि पहले स्थान पे है। तो अब भारत जो है पहले स्थान पे हो चुका है। अब कहा जा रहा है कि स्थिति यदि हम देखें इसकी, तो स्थिति क्या है भारत की, तो हमारा देश भारत तो भारत उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। तो उत्तरी गोलार्ध में कर्क रेखा 23.5 डिग्री उत्तरी देश के लगभग मध्य भाग से होकर के गुजरती है। तो कहा जा रहा है कि कर्क रेखा इसके जो है मध्य भाग से होकर के गुजरती है। तो मध्य भाग से होकर के गुजरती है कर्क रेखा। तो ये जो है कहाँ कहाँ किन किन जो है स्टेट से गुजरती है मध्य भारत से। तो बहुत बार प्रश्न पूछा जाता है कि किन किन स्टेट से गुजरती है।
तो सबसे पहले तो हम देखेंगे यहाँ पर जो है जो गुजरती है ये गुजरती है राजस्थान से, कर्क रेखा राजस्थान से गुजरती है। और उसके बाद जो है सबसे पहले हम जो है यहाँ पर गुजरात का भी थोड़ा सा हिस्सा देखेंगे। चलो राजस्थान गुजरात एक ही बात है, राजस्थान हो गया। उसके बाद जो है यहाँ पर जब कर्क रेखा हम देखेंगे तो कर्क रेखा जो है राजस्थान के एक छोटे से भाग से गुजरती है और उसके बाद जो है ये गुजरात से, राजस्थान से, फिर मध्य प्रदेश से जो अलग राज्य बना था छत्तीसगढ़, वहां से, उसके बाद जो है बिहार से जो अलग राज्य बना था झारखंड, वहां से, और उसके बाद जो है पश्चिम बंगाल से, उसके बाद जो है त्रिपुरा से, और उसके बाद जो है मिजोरम। तो मिजोरम, मणिपुर, मेघालय, इनमें थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाते हैं मिजोरम और मेघालय में। तो मिजोरम, रम जो है आपको याद रखने, रम जो है सर्दियों का सीजन आ चुका है, बहुत सारे लोग रम पीते हैं। तो यहां पर मैं कोई ये नहीं कह रहा हूं कि रम पीनी है, लेकिन मिजोरम, राजस्थान, गुजरात दोनों को ध्यान रखें। उसके बाद मध्य प्रदेश से गुजरेगी, मध्य वाला भाग है, यहां से गुजरेगी। मध्य प्रदेश से जो अलग राज्य बना है उससे भी गुजरेगी। तो छत्तीसगढ़ और झारखंड से जो अलग राज्य बना था उससे भी गुजरेगी। 3 राज्य बने थे 2000 में, तो उत्तर प्रदेश से, मध्य प्रदेश और झारखंड से। उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड तो काफी ऊपर है, तो वहां से जो है गुजरेगी। और उसके बाद जो है पश्चिम बंगाल और फिर त्रिपुरा। तो त्रिपुरा जो है, जैसे मैंने कहा कि बांग्लादेश भारत से तीनों तरफ से घेर रखा है, उसी प्रकार त्रिपुरा भी जो है हमारा राज्य एक ऐसा राज्य है जो 3 तरफ से बांग्लादेश से घेर रखा है। कौन सा राज्य ऐसे जो बांग्लादेश से 3 तरफ से घिरा हुआ? त्रिपुरा, इसलिए उसका नाम त्रिपुरा है। और सबसे जो है यहां पर देखते हैं तो मिजोरम। दक्षिण से उत्तर की ओर भारत के मुख्य भूमि का विस्तार, अब दक्षिण से उत्तर की तरफ जो है मुख्य भूमि का विस्तार की गई है 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांशों के बीच है। तो यहां से 8 डिग्री 4 मिनट से और 37 डिग्री मुख्य भूमि का विस्तार किया जा रहा है। तो यहां तक है 37 डिग्री 6 मिनट। तो यहां तक पश्चिम से लेकर पूर्व तक। अब पश्चिम से लेकर पूर्व तक देखेंगे तो 68 डिग्री 7 मिनट पूर्व से लेकर के और कहां तक हो जाएगा इसका विस्तार? 97 डिग्री 25 मिनट पूर्व तक इसका विस्तार हो जाएगा। 97 डिग्री 25 मिनट देशांतरों के बीच इसका विस्तार है। बहुत बड़े देशांतर विस्तार, लगभग 29 डिग्री के कारण यहाँ 2 छोरों पर स्थित है। अब इसके कहा जा रहा है कि इसका विस्तार जो है बहुत बड़ा है, देशांतर विस्तार बहुत बड़ा है। तो कहा जा रहा है कि ये जो है 29 डिग्री के कारण, 29 डिग्री यदि हम देखें कि पूर्व से पश्चिम तक कितना है तो 29 डिग्री है। 68 से जो है 97 तक देखेंगे तो 29 डिग्री है और 29 पॉइंट कुछ आएगा। तो लगभग जो है 30। कारण यह 2 छोरों पर स्थित स्थानों के स्थानीय समय में बहुत अधिक अंतर हो सकता है। तो ये स्थानीय समय के जो है बहुत अधिक अंतर हमने जो है पहले भी टॉपिक में इसमें देखा, अक्षांश और देशांतर विस्तार में जब देखा तो स्थानीय समय में जो है हमने देखा कि पूर्व में जो है जो समय है और पश्चिम में समय है उसमें काफी अंतर आ जाता है। तो ये जो है आप लोग देख लेना, लेकिन फिर भी यहाँ पे थोड़ा सा प्रत्येक 1 डिग्री देशांतर के बीच स्थानीय समय में 4 मिनट का अंतर होता है। तो ये हमने जो है उसमें काफी अच्छे से देख लिया। फिर भी जो है देख लेते हैं कि क्योंकि हमारी पृथ्वी कैसे गोल है और ये जो है पूरे 24 घंटे में 1 चक्कर लगा लेती है। तो सूर्य के सामने जो है 24 घंटे में 1 चक्कर लगा लेती है, यानी 360 डिग्री घूम जाती है। 360 डिग्री घूम जाती है। अब 360 डिग्री घूम जाती है तो 1 घंटे में कितना घूमेगी? तो हम 24 से भाग दे देंगे। 24 से भाग दे देंगे तो 1 घंटे बराबर आ जाएगा 15। 1 घंटे बराबर 15 डिग्री घूम जाती है। अब 15 डिग्री घूम जाती है तो हम ये देखते हैं कि 1 घंटे में 15 डिग्री घूम रही है, लेकिन 1 डिग्री को घूमने में कितना लगता है? तो 1 घंटे बराबर हो जाते हैं 60 मिनट। और इस 15 से इसमें भाग दे देंगे, 15 से भाग दे देंगे तो 15 चको 60।
तो इसने कहा कि एक जो है डिग्री घूमने में यहाँ पर प्रत्येक 1 डिग्री देशांतर के बीच स्थानीय समय में, तो 1 डिग्री घूमने बराबर उसे कितना समय लग रहा है, 4 मिनट का। तो 4 मिनट का अंतर हो जाता है। पश्चिम में गुजरात की अपेक्षा पूर्व के अरुणाचल प्रदेश में सूर्योदय लगभग 1 घंटे पहले होता है। अब कह रहा है सॉरी 2 घंटे पहले होता है। तो पश्चिम में गुजरात और जो है पूरब में, तो यहाँ पर हमने देखा कि लगभग 30 डिग्री का वो आ रहा है, डिफरेंस आ रहा है। 29 पॉइंट कुछ है, 30 डिग्री यहाँ पे लगभग में कहा गया, तो 30 डिग्री का अंतर आ रहा है। तो 30 डिग्री का अंतर आ रहा है। हमने देखा कि 1 डिग्री में जो है जो हमारी पृथ्वी घूमती है उसमें समय लगता है 4 मिनट। तो 30 डिग्री में कितना लगेगा, यहाँ पर गुणा कर देंगे तो 120 मिनट। तो 120 मिनट समय लगेगा जो सबसे पश्चिम में हमारी जो है देशांतर रेखा होगी और सबसे पूर्व में जो देशांतर रेखा होगी। यहाँ पर जब सूर्य उगेगा और यहाँ पर जब सूर्य की किरणें पड़ेगी तो कितने का अंतर आएगा, तो यहाँ पर जो है 120 मिनट का अंतर आएगा। यानी 120 मिनट पहले यहाँ पे और यहाँ पे 120 मिनट बाद में। तो अब 120 मिनट मतलब है 2 घंटे, तो 2 घंटे का अंतर आ जाएगा। अब कहा जा रहा है कि 82.5 डिग्री, जो 82.5 डिग्री 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर के स्थानीय समय को भारत का मानक समय क्यों माना गया है। तो क्यों माना गया कि हमने ठीक बीच का समय लिया है ताकि जो है पश्चिम वालों को और पूर्व हिस्से वालों को, अरुणाचल और गुजरात वालों को भी दिक्कत ना आए। तो उसको एक जो है इस यमोत्तर को भारत का मानक यमोत्तर भी कहा जाता है। तो इससे जो है जो 82.5 डिग्री पूर्वी जो है देशांतर है, इसे भारत का क्या कहा जाता है, मानक यमोत्तर भी कहा जाता है, मानक समय भी कहा जाता है, मानक समय रेखा। क्या आप जानते हैं कि बड़े देश जिनका विस्तार पूर्व से पश्चिम की ओर बहुत अधिक होता है वहां पूरे देश का मानक समय एक नहीं होता है। संयुक्त राज्य अमेरिका में 7 एवं कनाडा में 6 मानक समय है। तो यहाँ पर जो है संयुक्त राज्य अमेरिका में कितने हैं, 7 है, और कनाडा में 6 मानक समय है। अब देखते हैं भारत के पड़ोसी देश। तो भारत के पड़ोसी देश कौन कौन से हैं, तो यहाँ पर हम देखते हैं कि भारत के पड़ोसी देश में 7 देशों की स्थलीय सीमा, ये हमने देख लिया कि 7 देशों की स्थलीय सीमा भारत की जो है किससे लग रही है, उसकी सीमाओं से जुड़ी हुई है। 7 देशों की स्थलीय सीमा भारत की जो है उसकी सीमाओं से जुड़ी है। अफगानिस्तान, नेपाल, भूटान देश है कि सीमाएं समुद्र से नहीं जुड़ी हुई है। तो यहाँ पर कहा जा रहा है कि अफगानिस्तान, नेपाल, भूटान देश है जो भारत के पड़ोसी देश है। अफगानिस्तान, नेपाल और भूटान। ये इस प्रकार से यदि प्रश्न पूछा जाए कि भारत के कौन से पड़ोसी देश ऐसे हैं जिनकी सीमाएं समुद्र से नहीं लग रही है, तो ये 3 देश ऐसे हैं भारत के पड़ोसी देश जिनकी कोई भी सीमा समुद्र से नहीं लग रही है। दक्षिण में समुद्र में स्थित 2 द्वीप श्रीलंका तथा मालदीव हमारे पड़ोसी है। तो यहाँ पर ये 2 द्वीप मालदीव मालदीव लक्षद्वीप है, मालदीव इसके नीचे, श्रीलंका और नीचे मालदीव, ये हमारे जो है पड़ोसी देश है। पाक जल संधि भारत को श्रीलंका से अलग करती है। तो ये हमने देख लिया कि यहाँ पर पाक जल संधि है जिससे भारत क्या हो रहा है, श्रीलंका से अलग हो रहा है। लेकिन जल संधि क्या करती है, 2 जल राशियों को जोड़ने का काम भी करती है और 2 भूखंडों को अलग करने का काम भी करती है। अब यहाँ पे राजनीतिक और प्रशासनिक विभाजन। तो राजनीतिक और प्रशासनिक विभाजन, ये तो जो है जो विभाजन अभी तक हमने देखा वो तो भौतिक विभाजन था। भौतिक विभाजन जो है प्रकृति ने जो बना रखे वो विभाजन है। जैसे जो है भारत को जो है भारत और श्रीलंका के बीच में एक जल संधि है, या जो है हमने विभाजन देखा कि उत्तर की तरफ जो है हिमालय है, इसके जो है फिर दक्षिण में हिंद महासागर है, पश्चिम में जो अरब सागर है, कहीं पे द्वीप है, कहीं पे जो है पर्वत है, कहीं पठार है, कहीं मैदान है। तो ये प्राकृतिक था। लेकिन जो राजनीतिक रूप से हमने बांटा है तो देश को 28 राज्यों एवं 8 केंद्र शासित प्रदेशों में बांटा गया है।
दिल्ली भारत की राष्ट्रीय राजधानी है। राज्यों के निर्माण मुख्यतः भाषाओं के आधार पर हुआ है। तो मुख्यतः राज्यों का निर्माण कहा जा रहा है कि भाषा के आधार पर हुआ है। 28 राज्य है और उनकी जो है 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश है। तो अब जो है राज्य 28 हो चुके हैं, केंद्र शासित प्रदेश 8 हो चुके हैं। तो यहाँ पर जो है उनके राज्यों के नाम भी है और उनकी राजधानी भी है। और यदि हम जो है इसमें देखिए, जैसे जो है पूछा गया था कि कौन से जो है पड़ोसी देश ऐसे हैं जिनकी सीमाएं जो है समुद्र से नहीं, तो भारत के कौन से राज्य ऐसे हैं जिनकी सीमाएं जो है समुद्र से नहीं लगती है, यानी इन्हें स्थलरुद्ध राज्य कहते हैं। तो जैसे यहां पर जो है या न तो किसी समुद्र से लगती है, न किसी जो है देश की सीमा से लगती है। तो इस प्रकार के कौन कौन से राज्य हैं जिनकी सीमाएं जो है किसी से भी न समुद्र सीमा लगती है, न समुद्र से लगती है, न किसी देश से लगती है। तो यहाँ पर हरियाणा एक है, यहाँ पर मध्य प्रदेश 2 है, यहाँ पर छत्तीसगढ़ है, यहाँ पर जो है छत्तीसगढ़ के बाद हैदराबाद है। तो इस प्रकार से आप लोगों को ये भी जो है ध्यान रखना है कि जिनकी सीमाएं जो है कहीं न समुद्र से लग रही, न जो है किसी देश से लग रही है। अब यहाँ पर जो है जो राज्य है और इनकी जो है राजधानी है, तो राज्य और राज्यों की राजधानी एक बार देख लेते हैं। आंध्र प्रदेश की राजधानी हैदराबाद, अरुणाचल प्रदेश की ईटानगर, असम की दिसपुर, बिहार की पटना, छत्तीसगढ़ रायपुर, गोवा की पणजी, गुजरात की गांधीनगर, हरियाणा की चंडीगढ़, हिमाचल प्रदेश शिमला, झारखंड के रांची, कर्नाटक की बेंगलुरु, केरल के तिरुवनंतपुरम, मध्य प्रदेश की भोपाल, महाराष्ट्र की मुंबई, मणिपुर की इम्फाल, मेघालय की शिलोंग, मिजोरम की आइजोल, नागालैंड की कोहिमा, उड़ीसा की भुवनेश्वर, पंजाब की चंडीगढ़, राजस्थान की जयपुर, सिक्किम की गंगटोक, तमिलनाडु की चेन्नई, तेलंगाना की हैदराबाद। और जो आपके जो केंद्र शासित प्रदेश है अंडमान और निकोबार द्वीप समूह यहाँ पे है, तो इसकी है पोर्ट ब्लेयर। अंडमान निकोबार द्वीप समूह की पोर्ट ब्लेयर है। तो अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की पोर्ट ब्लेयर है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह की पोर्ट ब्लेयर। चंडीगढ़ की चंडीगढ़ है। दादरा और नगर हवेली और दमन और द्वीप, दादरा और नगर हवेली, और इनका ध्यान रखना, दादरा और नगर हवेली और दमन और द्वीप, दमन में है, लक्षद्वीप की कवरत्ती है, पुदुचेरी की पुदुचेरी है, राष्ट्र राजधानी क्षेत्र दिल्ली की दिल्ली है, जम्मू कश्मीर की श्रीनगर है, लद्दाख की लेह है। यहाँ पर जो है शायद से कुछ जो है छूट रहे थे, तो नागालैंड की कोहिमा, ओडिशा की भुवनेश्वर, पंजाब की चंडीगढ़, राजस्थान की जयपुर, सिक्किम की गंगटोक, तमिलनाडु की चेन्नई, तेलंगाना के हैदराबाद, उत्तराखंड के देहरादून, उत्तर प्रदेश की लद्दाख, त्रिपुरा के अगरतला, पश्चिम बंगाल कोलकाता। तो मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि जो है हमें ये दे रखे एनसीईआरटी में कि हमें राजधानी है, लेकिन कई बार जो है हम कंफ्यूज हो जाते हैं। कई बार जो है पता लगा कि कभी कभी ये कंफ्यूज हो जाते हैं, मुंबई राज्य का नाम है, मुंबई राज्य का नाम है, राजधानी है। या यहाँ पर जो है जो पूर्वोत्तर भारत के राज्य है, जैसे जो है पूर्वोत्तर भारत के राज्यों में मणिपुर, मेघालय ये राज्य है। तो मिजोरम है, मणिपुर है, मेघालय, मिजोरम, इनमें कंफ्यूज हो जाते हैं। तो इनकी राजधानी इस जहां पर कंफ्यूजन रहती है उनकी राजधानी की जो है हमें क्लियर करना है। अब भौतिक विभाजन देखते हैं। तो पहले तो भौतिक बात की गई थी, लेकिन अब विभाजन इसका देखते हैं थोड़ा सा, कैसे कैसे इसका भौतिक विभाजन है। तो भारत की भौतिक आकृतियां, जो भौतिक आकृतियां पर्वत, पठार, मैदान, तट तथा द्वीप समूह। उत्तर में हिमालय हिमधन आलय का मतलब होते बर्फ का घर, हिमधन आलय बर्फ का घर। कई बार जो है
हिमालय पर्वत को 3 मुख्य समांतर श्रृंखलाओं में बांटा जाता है। सबसे उत्तर में स्थित श्रृंखला को बृहद हिमालय या हिमाद्री कहते हैं। अब यहाँ पर जो है क्लास 6 में जो है कहा गया है कि 3 मुख्य जो है 3 में कहा जा रहा है कि हिमालय पर्वत को 3 मुख्य समांतर श्रृंखलाओं में, वैसे जो है इसके 4 जो है श्रृंखलाएं हैं, लेकिन यहाँ पे जो है 3 की बात की गई है। तो कहा जा रहा है कि सबसे उत्तर में तो हिमालय का फॉर्मेशन जो है 2 प्रकार से हुआ था। पहले जो है जो फॉर्मेशन हुआ था वो 33 सागर में जो सेडिमेंट थे उसको उससे जो है बना था, और उसे कहते हैं पार हिमालय। तो यानी हिमालय से पहले जो फॉर्मेशन ट्रांस हिमालय, उसके बाद जो है ट्रांस हिमालय है सबसे पहले का, और उसके बाद हिमालय का फॉर्मेशन हुआ तो जो है उसके बाद जो है कहा जा रहा है उसके बाद बृहत हिमालय है। बृहत हिमालय है तो बृहत हिमालय को हिमाद्री भी कहते हैं। बृहत हिमालय को हिमाद्री भी कहते हैं। तो बृहत हिमालय यह इसे कहा जाएगा महान हिमालय। तो ऐसे महान हिमालय, बृहत हिमालय और जो है हिमाद्री जो है जहां हमेशा बर्फ रहती है कहते हैं। इस श्रृंखला में विश्व के सबसे ऊंचे शिखर भी इसी में है। उसके बाद जो उसके बाद है मध्य हिमालय, और उसके बाद जो है जो हम जो है उत्तर से दक्षिण की तरफ चल रहे, उसके बाद है शिवालिक श्रेणी, जिसमें मसूर रेंज इत्यादि ये सब शिवालिक श्रेणी में है। तो उसके बाद शिवालिक श्रेणी, वैसे जो है जब हम बड़ी क्लासों में देखेंगे तो हिमालय का विस्तार फिर जो है श्रेणी के आधार पर भी देखेंगे, जैसे जो है पूर्व से पश्चिम की तरफ भी देखेंगे और उत्तर से दक्षिण की तरफ भी देखेंगे। नदी घाटियों के हिसाब से देखेंगे कि जो है झेलम से जो है सतलुज नदी तक कौन सी हिमालय है, सतलुज से जो है काली नदी तक कौन सी हिमालय है, तो इसको भी देखेंगे। और वैसे जो है हिमालय का देखते हैं तो हिमालय का जो विस्तार है यहाँ पर पूर्वोत्तर पहाड़ियां में ये इसमें है। पूर्वोत्तर पहाड़ियां, जब हिमालय का विस्तार है यहाँ से देखेंगे पश्चिम से पूर्व की तरफ, तो पूर्व में ये हिमालय का विस्तार क्या हो जाता है, हिमालय का विस्तार हो जाता है यहाँ जो है दक्षिण की तरफ, उत्तर से दक्षिण की तरफ, तो उत्तर से दक्षिण की तरफ हो जाता है। मध्य हिमालय को जो है हिमाचल हिमालय भी कहते हैं। मध्य हिमालय को हिमाचल हिमालय कहते हैं। तो हिमाद्री के दक्षिण में है। हिमाद्री है उसके दक्षिण में है। हिमाद्री मतलब जैसे हमने जो है यहाँ पर हमने जब देखा था तो जो ये हिमाद्री वाला था, तो हिमाद्री मतलब जो बृहत हिमालय है, महान हिमालय है, उसके ही दक्षिण में मध्य हिमालय है। तो सबसे ऊपर हो जाएगा, सबसे पहले हो जाएगा ट्रांस हिमालय, पार हिमालय, उसके बाद हो जाएगा महान हिमालय या हिमाद्री, बृहत हिमालय उसे कहेंगे। उसके बाद जो है हो जाएगा मध्य हिमालय, और उसके बाद हो जाएगा शिवालिक श्रेणी। तो शिवालिक सबसे दक्षिण में स्थित श्रृंखला है, और शिवालिक सबसे दक्षिण में हिमालय की जो है श्रृंखला है, ये जो है हिमाद्री है। हिमालय के दक्षिण में भारत का उत्तरी मैदान है। अब यहाँ के इसके जो है दक्षिण में यदि हम देखें तो भारत का जो है उत्तरी मैदान है, ये उत्तरी मैदान है भारत का। तो ये जो उत्तरी मैदान है, मैदान समतल तथा सपाट है। तो कहा जा रहा है उत्तरी मैदान समतल सपाट है। यहाँ पर वैसे जो है भारतीय मरुस्थल इत्यादि ये भी उत्तरी मैदान का हिस्सा है। यहाँ पर हम जो है देखते हैं कि यहाँ पर जो है राजस्थान का मैदान आता है। अब जो है जो हम अगली क्लास में देखेंगे राजस्थान का मैदान आएगा। इधर जो है पंजाब हरियाणा का मैदान आएगा। इधर जो है गंगा यमुना का मैदान आएगा। इधर जो है फिर ब्रह्मपुत्र नदी का मैदान आएगा। तो ये जो है बड़ी क्लास में फिर, लेकिन यहाँ पर जो है उत्तरी जो मैदान है तो ये कहा जा रहा है कि मैदान सिंधु गंगा और ब्रह्मपुत्र। तो सिंधु नदी इधर जो है ये वाला पंजाब वाला मैदान, और जो है हरियाणा वाला मैदान, तो ये कहा जा रहा है कि सिंधु और नदी गंगा नदी। तो गंगा नदी का जो उत्तरी भारत का मैदान है गंगा नदी, और जो है ब्रह्मपुत्र, तो ब्रह्मपुत्र नदी की जो पूर्वोत्तर वाला है यहाँ पर असम का मैदान है ब्रह्मपुत्र नदी।
कि इनकी सहायक नदियों के द्वारा, ये और इनकी सहायक नदियों के द्वारा जो है लाए गए जलोढ़ निक्षेपों से बना है। तो यहाँ से जो इन्होंने हिमालय से जब नदी आती है तो अपने साथ बहुत सारे सेडिमेंट लेके आती है और उसको जो है वहाँ इन मैदानों में छोड़ती है। यहाँ पर इन्होंने क्या कर दिया, इनको सपाट बना दिया है, तो इन मैदानों का निर्माण कर दिया है, मैदान बना दिए। अब यहाँ पर यदि इनको देखेंगे इस प्रकार से, एक तो जो है इन मैदानों का हम पूर्व से पश्चिम की तरफ ऐसे में देखते हैं, दूसरी तरह से हम देखते हैं कि जो ये जो है लाते हैं सेडिमेंट, नदी अपने साथ लाती है। तो सबसे पहले जो है यदि हम इसका उत्तर से दक्षिण की तरफ विस्तार देखेंगे तो सबसे पहले जो मैदान बनेंगे वो कौन से बनेंगे, सबसे पहले जो है नदियां जब लाती है अपने साथ जो है हिमालय से जो नदी आती है, पर्वतों से आती है, पहाड़ों से आती है, तो सबसे पहले क्या करती है, जब जो है उनमें पानी का बहाव ज्यादा होता है तो बड़े बड़े जो है कंकर पत्थर अपने साथ लाती है। जैसे जो है ढलान कम हुआ वैसे ये जो है बड़े बड़े कंकर पत्थर यहाँ छोड़ेगी। उसके बाद क्या करेगी, ये जो है नदी आगे बढ़ेगी, जो उससे जो है छोटे वाले कंकड़ पत्थर होंगे उनको साथ ले जाएगी, जिनको जो है जिनको बहाने की क्षमता उसमें होगी, और फिर आगे उनको छोड़ेगी। फिर जो है क्या करेगी, फिर जो माहिन कण है मिट्टी के, उनको जो है सबसे आगे तक ले जाएगी और यहाँ पर जो है जो मैदान बनेंगे, यहाँ पर जो है जो जिनको छोड़ेगी ये सबसे उपजाऊ मैदान बनेंगे। तो जहां इसने सबसे पहले बड़े कंकड़ पत्थर छोड़े थे उसे कहते भावर, उसे कहते भावर। तो मैदान के हिसाब से देखें तो भावर का मैदान हो जाएगा। उसके बाद क्या हो जाएगा, भावर के आगे जो होगा वो हो जाएगा भावर के आगे जो है, यदि हम दक्षिण की तरफ जो है चलते हैं तो उसके तरफ क्या बन जाएगा, इधर बन जाएगा आपका जो है पठार बन जाएगा, या जो है इस प्रकार से देखिए भावर के बाद क्या होती है, नदियां, जो नदियां रहती है, तो बहुत जगह नदियां, कुछ नदियां जो है छोटी मोटी सरिताएं इन कंकर पत्थरों के बीच से ही निकल जाती है, तो वो विलुप्त हो जाती है और आगे तराई का मैदान बनता है। जहां पर जो है वो नदी फिर निकलती है तो वहां पर जो है भूमि कैसे हो जाती है, उसमें पानी की मात्रा रहती है, तो तराई, तो यहाँ पर हो जाएगा तराई का मैदान। और इसके बाद जो है नदी जब आगे बढ़ती है तो यहाँ पर हम देखेंगे तो यहाँ पर जो है क्या बनेगी, यहाँ पर इस मैदान, ये जो मैदान बनेंगे जहां पर जो है सबसे माहिन कण जो है नदियों के द्वारा लाए गए थे, यहाँ पर जो मैदान बनेंगे तो इसको कहा जाता है, ये दो हिस्से में बांटे जाते हैं, एक जो है बांगर और एक है खादर। तो बांगर और खादर, तो जो है नदी के द्वारा जो निक्षेप लाए जाते हैं वो जो है दो भागों में, एक बांगर और एक जो है तो जलोढ़ मैदान होते हो। एक जलोढ़ मैदान होंगे जो पुरानी मिट्टी से, पुराने जो है अवसाद से बने होंगे, और एक नए अवसाद से। तो जो नए अवसाद से बने होंगे वो खादर कहलाएंगे, जो पुराने से होंगे वो बांगर कहलाएंगे। तो नदियों के ये मैदान कृषि के लिए उपजाऊ भूमि प्रदान करते हैं। यही कारण है कि इन मैदानों में जनसंख्या अधिक है, कि जहां पर जो है वहां पर कृषि के लिए अच्छे परिस्थिति है तो जनसंख्या वहां पे ज्यादा होगी। अब भौतिक विभाजन में हम देखते हैं तो जलोढ़, क्या आप जानते हैं कि गंगा ये ब्रह्मपुत्र नदियां विश्व के सबसे बड़ी डेल्टा का निर्माण करते हैं। तो ये जो है गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी जो है डेल्टा का सबसे बड़े डेल्टा का निर्माण करते हैं। तो इसको जो है वैसे इनको बड़ी क्लासों में ही देखेंगे, लेकिन फिर भी यहाँ पर जो है जो समझने वाली बात है उसको समझ लेते हैं। तो डेल्टा का निर्माण कर, जिससे सुंदरबन डेल्टा, तो सुंदरबन डेल्टा जो है किसके द्वारा वो निर्मित है, किसके द्वारा जो है बनाया जाता है, तो गंगा नदी के द्वारा ही बनाए जाते हैं। पश्चिम बंगाल में जो है बनते हैं। भारत में इसका जो है सुंदरबन डेल्टा का 40% हिस्सा भारत में है और 60% हिस्सा जो है पश्चिम बंगाल में है, तो सॉरी बांग्लादेश में। तो यहाँ पर सुंदरबन डेल्टा, इस डेल्टा की आकृति त्रिभुजाकार है। तो इसकी जो है डेल्टा की आकृति किस प्रकार है, त्रिभुजाकार है। जब जो है नदी यूं बह रही है तो ऐसी धाराओं में बढ़ जाती है तो त्रिभुज जैसी आकृति बन जाती है, ऐसी आकृति बन जाती है। तो त्रिभुजाकार आकृति है। डेल्टा स्थल का वह भाग है जो नदी के मुहाने पर बनता है। जहां नदियां समुद्र में प्रवेश करती है उस जगह को नदी का मुहाना कहते हैं। जहां पर जो है नदी सीधे समुद्र में मिल जाती है उसे मुहाना कहते हैं, लेकिन उससे पहले नदी क्या करते हैं, डेल्टा बनते हैं, सुंदरबन डेल्टा। और वहां पर सुंदर नाम के वृक्ष उगते हैं। वहां पर जो है रॉयल टाइगर जो पाए जाते हैं वो वहीं पे पाए जाते हैं सुंदरबन डेल्टा में। मैंग्रोव वन, किस प्रकार के जो है वन वहां पे उगेंगे, मैंग्रोव वन उगेंगे। तो जलोढ़ निक्षेप क्या होते हैं, ये नदियों के द्वारा लाई गई बहुत महीन मिट्टी होती है तथा नदी बेसिन में निक्षेप कर दी जाती है। तो नदी बेसिन में है क्या कर दी जाती है, छोड़ दी जाती है। सहायक नदी क्या होती है, एक नदी का या सरिता जो कि मुख्य नदी में किसी भी तरफ से आकर के मिलती है तथा अपने जल को मुख्य नदी में
विसर्जित कर देती है। जो कोई बड़ी नदी है और उसमें आकर के कोई दूसरी नदी आकर के मिल रही है और वो उसमें अपना जल जो है गिरा रही थी, वो क्या कहलाएगी? सहायक नदी। अब किस दिशा से आ रही है? जो है वो दाहिनी तरफ से मिल रही, जो है बाएं तरफ से मिल रही। आगे के लेक्चरों में हम जो इसे बहुत अच्छे से देखेंगे। जहां पर जो है हम नदियों के बारे में पढ़ेंगे, वहां पर इसको जो है देखेंगे। भारत में पश्चिम भाग में, अब कहा जा रहा है कि भारत के पश्चिम भाग में क्या है? मरुस्थल है। मरुस्थल देखते हैं, भारतीय महामरुस्थल। भारतीय महामरुस्थल पश्चिम भाग में, भारतीय मरुस्थल यहां पर हमने देख लिया कि सबसे उत्तर में क्या है? हिमालय है। उसके बाद जो है यहाँ पे जो है गंगा और ब्रह्मपुत्र और जो है सिंधु नदी का मैदान है। उसके बाद जो है पश्चिम में देखे मरुस्थल है। यह शुष्क, गर्म तथा रेतीला मरुस्थल है। तो ये मरुस्थल कैसे है? शुष्क और रेतीला मरुस्थल है। इसके ही बीच से जो है यहाँ पर अरावली श्रेणी गुजर रही है। सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखला अरावली है, जो अब कैसे हो चुकी है? अपशिष्ट हो चुकी है, घिस चुकी है। और कभी जब प्रश्न पूछा जाए कि क्या अरावली का वृष्टि छाया क्षेत्र होने के कारण जो है ये भारतीय मरुस्थल? नहीं, क्योंकि यहाँ पे जो है मानसूनी हवाएं चलती है, वो इसके समांतर निकल देती है। कोई अब वो जो है नहीं, उसका छाया वृष्टि छाया क्षेत्र नहीं है, तो यहाँ पर सीधे निकल देती है। और यहाँ पर जो है ये मरुस्थल है, और जो है विश्व का ऐसा मरुस्थल जिसमें सबसे ज्यादा जनसंख्या निवास करती है। इसको प्रश्न पूछा गया है। यहाँ पर जो है वनस्पति मात्रा बहुत कम है, क्योंकि यहाँ पे बारिश नहीं होती। यहाँ पे जो है रेती रेत है। उत्तरी मैदान के दक्षिण में देखेंगे तो यहाँ पर क्या है? प्रायद्वीपीय पठार है। अब दक्षिण की तरफ देखेंगे तो यहाँ पर जो है ये प्रायद्वीपीय पठार है। इसे प्रायद्वीपीय भारत कहते हैं। प्रायद्वीपीय जो है हिस्सा है, तो ये प्रायद्वीपीय पठार है। अब इसकी आकृति त्रिभुजाकार है। ये आकृति त्रिभुजाकार बन गई है, तो इसकी आकृति त्रिभुजाकार है। और पठारों को भी यदि हम देखेंगे तो पठारों को भी जो है दो हिस्से में देखेंगे। आने वाले लेक्चर में बहुत बड़े से देखेंगे। एक जो है प्रायद्वीपीय पठार देखेंगे और एक मध्य उच्च भूमि देखेंगे। तो मध्य उच्च भूमि में हम देखेंगे मालवा का पठार, बुंदेलखंड का पठार, बघेलखंड का पठार। मालवा का पठार, बुंदेलखंड का पठार और बघेलखंड का पठार। और इसका ही जो विस्तार है वो देखेंगे शिलोंग का पठार, या इसे कार्बी एंग्लोंग का पठार कहते हैं। और बीच में जो है यहाँ पर मालदा गैप है, जो जब बरस पड़े थे तो उसके कारण जो है ये गैप बन गया था। अब इसकी आकृति हमने देख ली, त्रिभुजा आकार है। इसके आकृति त्रिभुजाकार है। इसके उत्तर पश्चिम में अरावली। अब यहाँ पर देखेंगे कि उत्तर पश्चिम में अरावली है, तो ये अरावली हमें दिखाई दे रही है। ये इसके जो है, जो ये दक्कन का पठार है, इसके जो है उत्तर पश्चिम में है। ये अरावली पर्वत श्रृंखला गुजरात से लेकर के और कहां तक? दिल्ली, मजरूगढ़ टिल्ला तक। मजरूगढ़ टिल्ले तक जो है ये जाती है अरावली विस्तार, और ये गुजरात से दिल्ली तक जाती है। और यहाँ पर कहा जा रहा है कि ये इसके उत्तर में है। तो यहाँ इसके जो है इस पठार के देखेंगे तो इस पठार के कैसे है? ये उत्तर में है। और किस तरफ के लिए? पश्चिम की तरफ। तो उत्तर पश्चिम की तरफ है। उत्तरी मैदान के दक्षिण में प्रायद्वीपीय पठार स्थित है। इसकी आकृति त्रिभुजाकार है। इसके उत्तर पश्चिम में अरावली पर्वत श्रृंखला, जो विश्व की सबसे पुरानी श्रृंखला है। तो ये विश्व की सबसे पुरानी श्रृंखला है। विंध्य एवं सतपुड़ा भी महत्वपूर्ण श्रृंखला है। अब यहाँ पर देखते हैं हम कि विंध्य और सतपुड़ा भी यहाँ पर जो है महत्वपूर्ण श्रृंखला है। तो इनके बारे में भी हम अच्छे से जो है अध्ययन करेंगे आने वाली क्लासों में। तो यहाँ पर जो है विंध्य और सतपुड़ा है, और ये सतपुड़ा श्रृंखला है। ये विंध्य ऊपर विंध्य श्रृंखला। विंध्य और सतपुड़ा के बीच से ही नर्मदा नदी। तो नर्मदा घाटी जो है कौन सी जो है किन श्रृंखलाओं के बीच से जा रही है? कौन सी जो है कहां पर ये नर्मदा घाटी है? तो विंध्य और सतपुड़ा के बीच में है। और फिर जो है हम ये नदी कैसी है? ये जो है जो भ्रंश घाटी से होकर के बहती है नर्मदा नदी। तो इन श्रृंखलाओं से होकर के नर्मदा तथा तापी नदी, तो इन श्रृंखलाओं के बीच से जो है यहाँ पर नर्मदा और तापी दोनों नदी कहाँ जो है? अरब सागर की तरफ जो है पश्चिम की तरफ अपना जो है बहती है और अरब सागर में अपना जल गिराती है। ये पश्चिम की तरफ बहने वाली नदियां हैं जो अरब सागर में गिरती है। इस पठार के पश्चिम में पश्चिम घाट या सह्याद्री तथा पूर्व में क्या है? पूर्वी घाट। तो इस पठार के कहा जा रहा है कि जो ये पठार है इसके पश्चिम में क्या है? पश्चिमी घाट है। तो ये पश्चिमी घाट है, ये पश्चिमी घाट है। और इधर जो है पूर्व में पूर्वी घाट है। और ये पश्चिमी घाट को सह्याद्री कहते हैं। वैसे पश्चिमी घाट को जो है हम अलग अलग नामों से वो देखेंगे। जैसे यहाँ पे जो है सबसे नीचे केरल वाला तट जो है उसे मालावर तट, क्योंकि बार बार परीक्षाओं में पूछा जाता है। और पूर्व वाला जो
तट है, तो इन तटों के भी हम जो है देखेंगे आने वाली क्लास में। तो पश्चिम घाट का विस्तार, तो पश्चिम घाट का विस्तार एक समान रूप में है। तो पश्चिम घाट कहा जा रहा है कि ये समान रूप में है, कटा-फटा नहीं, लेकिन पूर्वी घाट जो कटा-फटा है। तो ये जो है नदियों के द्वारा जो है काटा-फटा गए हैं। तो जबकि पूर्वी घाट बीच-बीच में टूटा हुआ तथा असमान है, तो ये पूर्वी घाट असमान है। पश्चिम घाट के पश्चिम में तथा पूर्व घाट के पूर्व में तटीय मैदान है। तो कहा जा रहा है कि पश्चिम घाट के पश्चिम में, जो ये पश्चिम घाट है इसके पश्चिम में क्या है, तटीय मैदान है। तो पश्चिमी तटीय मैदान है, पश्चिम घाट के जो है पश्चिम की तरफ जो है क्या कहा जा रहा है, तटीय मैदान है। पूर्व की जो है पूर्व की तरफ जो है तटीय मैदान है। पश्चिमी तटीय मैदान काफी संकरे है। तो पश्चिमी तटीय मैदान कहा जा रहा है कि काफी सक्रिय, पूर्वी तटीय मैदान अपेक्षाकृत चौड़े हैं। तो ये पूर्वी तटीय मैदान कहा जा रहा है, ये चौड़े हैं। यहाँ पूरब की ओर बहने वाली कई नदियां हैं। तो नदियां सबसे ज्यादा कहाँ किस तरफ बह रही है, पूरब की तरफ बह रही है। महानदी गोदावरी, कृष्णा तथा कावेरी बंगाल की खाड़ी में अपना जल गिराती है। तो यहाँ पर जो है इन नदियों की बात की जा रही है कि महानदी गोदावरी, कृष्णा, कावेरी किस तरफ अपना जल गिराती है, पूरब की तरफ अपना जल गिराती है। ये नदियां अपने मुहाने पर डेल्टा निर्माण करती है। तो जितनी भी नदियां हैं ये अपने मुहाने पर क्या करती है, डेल्टा निर्माण करती है। भौतिक विभाजन में बंगाल की खाड़ी में गंगा एवं ब्रह्मपुत्र नदियों के मुहाने पर सुंदरबन डेल्टा स्थित है। तो जो है ये हमने देख लिया है कि बंगाली खाड़ी में जो ब्रह्मपुत्र नदी है और गंगा नदी है, इन दोनों के मुहाने पर क्या है, सुंदरबन डेल्टा है। भारत में दो द्वीप समूह भी है। लक्षद्वीप समूह अरब सागर में है। यहाँ पर लक्षद्वीप समूह है, ये अरब सागर में है। ये केरल के तट से कुछ दूरी पर स्थित प्रवाल द्वीप समूह है। तो जो ये जो है लक्षद्वीप समूह है, ये प्रवाल द्वीप समूह है। ये कोरल जो भित्ति है उससे जो है बने हुए हैं। अंडमान निकोबार द्वीप समूह भारत के दक्षिण पूर्वी दिशा में है। तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह किस तरफ है, दक्षिण पूर्व दिशा में स्थित, बंगाल की खाड़ी में स्थित है। सुनामी एक विशाल सागरीय तरंग है। अब जो सुनामी है ये क्या कहा जा रहा है कि विशाल सागरीय तरंग है जो समुद्र तल पर भूकंप के कारण उत्पन्न होती है। तो ये किस कारण होती है, समुद्र तल पे भूकंप के कारण जो है सुनामी आती है। अब यहाँ पे क्या कहा जा रहा है कि आप जानते हैं कि प्रवाल छोटे समुद्री जंतुओं का कंकाल है। तो ये जो है जो प्रवाल है छोटे समुद्री जंतुओं का कंकाल है, जिसे पॉलिप कहा जाता है। जब जीवित पॉलिप मरते हैं तब उनका कंकाल बच जाता है और अन्य पॉलिप की वृद्धि इन ठोस कंकालों के ऊपर होती है। तो ये जो है जीवित, ये यहाँ पर जो है इस प्रकार का ये जो है क्या है, ये प्रवाल द्वीप है। और यहाँ पर जो है जो पॉलिप है ये जो है इनके कंकाल यहाँ पे जो है छूट जाते हैं, जीवित वहां पे मर जाते हैं, उसके ऊपर जो है और जो है उस पे घर बनाते जाते हैं। तो इनकी वृद्धि ठोस कंकालों के ऊपर होती है जो बढ़ते बढ़ते काफी ऊंचे होते जाते हैं तथा इस प्रकार प्रवाल द्वीप का निर्माण होता है। तो इस प्रकार जो है ये जो है टॉपिक समाप्त होता है। और आप लोग जो है इसको, इससे संबंधित विस्तार में हम जो है बड़ी क्लासों में देखेंगे, कक्षा 6 के वो देख रहे हैं। तो जैसे मैंने कहा कि पश्चिम में केरल की तरफ जो है मालाबार तट है, तो पूर्व की तरफ जो है यदि हम देखेंगे तो तमिलनाडु की तरफ कोरोमंडल तट है। और फिर और सारे तट देखेंगे, पूर्व और पश्चिम के सारे तटों को देखेंगे, जो है आराम से समझेंगे। तो इसके साथ जो है बहुत बहुत धन्यवाद। और आप लोग इस वीडियो को जो है अधिक से अधिक, कहीं पर भी जो है यदि आप लोगों को लगता है कि समझ में आए है, जो है कोई नए जो है हमें मिला है, हमारे जो है जहाँ पर हमारे कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं थे, तो आप लोग इसको जो है जरूर लाइक कीजिए, आप लोग इसको शेयर कीजिए और अधिक से अधिक इसको जो है लोगों तक भेजिए। यही मेरी आप लोगों से अपेक्षा है। थैंक यू।